नमस्कार। हम आए हैं बनारस के मोतीकोट गांव में लोक बंधु राजनारायण लॉ कॉलेज में। दोस्तों, ये लॉ कॉलेज एक गांव में बसा हुआ है जो कि बनारस की वादियों से कहीं दूर नहीं है। तो आइए आज हम इसके संस्थापक श्री अभिषेक सिंह से पूछते हैं कि आखिर एक लॉ कॉलेज को गांव तक पहुंचाना इनका उद्देश्य ये क्यों रहा, इसके पीछे की कहानी क्या रही और आखिर ये उद्देश्य हमें ले कहां पे जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक सिंह, आपका पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे विधि महाविद्यालय के परिसर में आए और यहां पे आके आप लोगों ने इसका अवलोकन किया, और मैं बधाई देता हूं आप लोगों की। कम से कम इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र को आप एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेके जाएंगे, इसमें आपका चैनल हमारा सहयोग कर रहा है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी शिक्षण संस्थान का स्थापना का उद्देश्य सिर्फ धनोपार्जन नहीं होता है। हम लोग ये भी कहेंगे कि धनोपार्जन करने का औचित्य अगर कोई रखता है शिक्षण संस्थान तो शायद वो गलत भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने महाविद्यालय की स्थापना मात्र सिर्फ इसलिए किया कि हम लोग की ग्रामीण क्षेत्र की जनता, वाराणसी की जनता को थोड़ा सा विधि का ज्ञान मिले, थोड़ा सा विधि की डिग्री का लाभ मिले, यही मेरी उद्देश्य थी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में विधि महाविद्यालय की स्थापना और वो भी उच्च कोटि की शिक्षा, उच्च कोटि की शिक्षक एवं उच्च कोटि की लाइब्रेरी के साथ हम लोगों ने खोला, ताकि जो दूर देश या दूर प्रदेश में छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, शायद उनको उतनी दुर्गम स्थिति का सामना न करना पड़े और उनके अपने ही पास में उन्हें अपने ही एक परिसर है जिसमें वो लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अभिषेक जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि जहां पे ये शिक्षा अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, वहां पे एक विधि कॉलेज को, एक लॉ कॉलेज का, वो भी एक गांव में, ये अपने आप में कितना चुनौती भरा रहा है आपके लिए? जी बेशक, इसमें चुनौतियां तो थीं, क्योंकि विधि की शिक्षा के प्रति हमारे छात्रों का जो रुझान है वो सिर्फ तब आता है, या एक मानसिकता बनी हुई है, वो सब तब आता है जबकि उनको सारे धनोपार्जन के, उनके सारी डिग्रियों के रास्ते बंद हो जाते हैं। तब वो लोग सोचते हैं कि विधि का हम लोग सहारा लें, विधि की डिग्री का सहारा लें और फिर कोई रोजगार करें। मैं इसी मिथक को तोड़ना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि छात्र हमारे महाविद्यालय या किसी भी विधि महाविद्यालय अगर आते हैं तो एक उद्देश्य लेके आएँ। उद्देश्य ये रहे कि विधि की डिग्री लेने के बाद उन्हें क्या करना है, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या उद्देश्य है। इस मंशा के साथ इस महाविद्यालय की स्थापना की गई और यही मंशा मैं चाहता हूँ आगे भी जारी रहे। अभिषेक जी, चलिए, लॉ की पढ़ाई तो हो गई, लेकिन गांव में रहते हुए छात्रों को प्लेसमेंट की सुविधा आप कैसे दे रहे हैं? सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने शुभंकर जी। मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि विधि की शिक्षा अपने आप में खुद एक रोजगार का अवसर प्रदान करती है। विधि की शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र चाहे तो किसी भी न्यायालय में एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे तो आगे अध्ययन करके न्यायिक सेवा में भी जा सकते हैं। उस साथ ही साथ हमारे रोजगार के और भी कई द्वार खुल जाते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है और प्राइवेट कंपनीज होती हैं। इसमें भी वो किसी भी विधिक अधिकारी या लॉ ऑफिसर के रूप में चयनित किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात है कि छात्रों को एक लगन के साथ, एक उद्देश्य के साथ अपनी शिक्षा को पूर्ण करना पड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर प्लेसमेंट के लिए भी, अगर नौकरी के भी आयाम अगर आपने दे दिए तो छात्रों की आधी चिंता तो वहीं दूर हो जाती है। लेकिन एक और बात है कि क्योंकि आपका ये जो विद्यालय है ये एक गांव में स्थित है, तो नेचुरली यहाँ पे एक फीस सेट करना अपने आप में आपके लिए वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जी बेशक बेशक, शुभंकर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहली जो दुश्वारी हमारे सामने आई कि हम लोग किस प्रकार का शुल्क निर्धारण किया जाए। क्योंकि हमें ये पता था वाराणसी परिक्षेत्र में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको शुल्क देने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, चाहे उनकी आय स्रोत कम हो, चाहे उनका सीमित हो। तो हम लोगों को भी ये लगता था कि सिर्फ धनोपार्जन के लिए अगर हम लोग शुल्क लेंगे तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया, शुरुआत में जब सन 2004 में स्थापना किया गया तो मात्र 7,000 प्रतिवर्ष के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया। धीरे धीरे आज 2021 में भी अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो शायद हम लोगों ने आज भी 18,000 सालाना फीस रखी है, शुल्क रखा है, जो कि 1500 रुपये महीना पड़ता है। और शायद हमको लगता है पूर्वांचल को, क्या मैं पूरे देश में कह सकता हूँ कि शायद हमारी महाविद्यालय की फीस बहुत सबसे कम है। बहुत खूब अभिषेक जी, जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब कोरोना का वक्त आया तो शायद ये शुल्क भी क्या आपको पूरी तरीके से मिल पा रहा है? जी, एकदम बेशक कहूँगा कि अगर कोरोना में सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कतें आई हैं तो सिर्फ शिक्षण संस्थान को दिक्कतें आई हैं, टूरिस्ट प्लेस को दिक्कतें आई हैं, शिक्षण संस्थान को दिक्कतें आई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा हम लोग के भी दिक्कतें हुई। 1 साल तक कोई शुल्क नहीं आई, बच्चों ने कोशिश किया कि शुल्क ना दे करके और आगे पढ़ाई किया जाए, परंतु चूँकि अब हम लोग थोड़ा-सा रोज़गार परक शिक्षा दे रहे हैं तो हमको बंदिशें हैं कि बिना किसी शुल्क के हम लोग अपनी आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएँगे। तो हम लोगों ने अवसर ये दिया उन लोगों को कि आप लोग कुछ किश्तों में फ़ीस जमा करें और जो हो सकता है वो बाद में जमा कर सें। ये हम लोगों ने थोड़ी-सी छूट प्रदान की उनको। अभिषेक जी, ये तो हो गई फीस प्लेसमेंट की बात। लेकिन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है, वो किस प्रकार से है? क्योंकि शायद क्लैट के अंतर्गत तो आपका ये आता नहीं है, तो आपका क्या किस प्रकार से आपके यहाँ छात्र एडमिशन लेते हैं? बेशक शुभंकर जी, मैं कहना बताना चाहूँगा अपने छात्रों को और उनके जो पाल हैं उनके लिए भी जानकारी देना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग एक संबद्ध महाविद्यालय हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड संस्थान है। तो अपनी प्रवेश की एक अपनी मानक स्थितियाँ होती हैं, मानक प्रणाली होती है। हम लोग सीधे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जिसमें कि मिनिमम परसेंटेज देखा जाता है। ग्रेजुएशन में अगर LLB 3 ईयर्स कोर्स का एडमिशन ले रहा है तो उसका मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 42% होना चाहिए OBC के लिए और 40% होना चाहिए SC/ST के लिए। अगर ये परसेंटेज वो क्वालिफाई करता है तो उसका सीधे प्रवेश फीस जमा करने के साथ ही हम लोग ले लेते हैं। और BLLB कोर्स के लिए छोटा सा मानक है, उसमें एज की बाउंडेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एज की बाउंडेशन है। 17 वर्ष से 22 वर्ष तक के बच्चे ये एडमिशन ले पाएंगे। उसकी फ़ीस थोड़ी सी अधिक है, 30,000 पर एनम फीस है। वो भी आप 2 किस्त में जमा कर सकते हैं, 18,000 पहले और फिर रिमेनिंग 12,000 बाद में जमा कर सकते हैं। और क्राइटेरिया ये है कि 12th में कम से कम 45% होना चाहिए उनका। ओके। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिन्होंने स्थापना की लोकबंधु राजनारायण लॉ कॉलेज की, वो भी बनारस की गलियों से बहुत दूर एक मोतीकोट नाम के गांव में। अगर ये गांव देखें तो बहुत छोटा सा गांव है और यहाँ के जो लोग हैं वो वैसे तो समृद्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद गांव की अपनी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, शिक्षा के लिए अगर कोई भी कोशिश, अगर कोई भी प्रयास कहीं से भी होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्राइम टीवी पे हम लोग ये कार्यक्रम जो हम बार बार आपके सामने लाते हैं, हम वाकई चाहते हैं कि ऐसे कई संस्थान और आए ताकि गरीब, स्पेशली वो वर्ग जो कि गांव में है, उनको भी उठने का मौका मिले। तो दोस्तों, देखते रहिएगा प्राइम टीवी पर हमारा ये कार्यक्रम। मैं शुभांकर भट्टाचार्य, मेरे साथ हैं रणधीर यादव कैमरामैन, और हम लोग हैं वाराणसी की वादियों में।